हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो फूरियर एनालिसिस ऑफ स्क्वायर वेव। अब आप बोलेंगे ये चीज़ तो हम कुछ दिन पहले पढ़ चुके हैं, फ्यू डेज बैक हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था यही था, फूरियर एनालिसिस ऑफ स्क्वायर वेव। तो ये फिर से मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअली यू विल सी द रीज़न। लास्ट टाइम लेकिन हमने जो फूरियर एनालिसिस किया था वो हमारा रिज़ल्ट ये था, लेट मी जस्ट पॉइंट द रिज़ल्ट ग्राफिकली। स्क्वायर वेव जो है उसमें केवल साइन कंपोनेंट्स थे और साइन में भी केवल ऑड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स थे, 3 वाला, 1 वाला, 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला। ओके, ओनली दोज कंपोनेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का था, h/2 DC फैक्टर, और ये 2h/पाई का फैक्टर तो सभी में था, माइनस मतलब एम्पलीट्यूड अपोजिट साइड से स्टार्ट हो रहे थे, और साइन t कंपोनेंट था जिसका एम्पलीट्यूड 1 रेशियो में था, साइन 3t का 1/3, इसका 1/3, और साइन 5t, 2t, 4t, 6t एबसेंट है साइन में से, कोसाइन सीरीज तो है ही नहीं। तो ये तो पॉइंट ये है जो इसलिए मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 फीचर्स पे आपको ध्यान देना है। सबसे मेन फीचर इनफैक्ट ये वाला होगा, ओके, बाकी चीज़ें भी खैर इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ तो साइन वेव का ही मैं एनालिसिस करूँगा, पर ये वो वाली स्क्वायर वेव का ही एनालिसिस करूँगा, पर ये वो स्क्वायर वेव नहीं होगी जो हमारी पिछली बार थी। ओके, ये शिफ्टेड इन टाइम होगी। शिफ्टेड इन टाइम का मतलब अभी क्लियर हो जाएगा, वैसे आपको पता होगा। ओके, तो उसका रिजल्ट जो होगा कि हमें पिछली बार जो ऑलमोस्ट ऑड फूरियर सीरीज़ मिल रही थी, ऑलमोस्ट ऑड मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये h/2 का अगर फैक्टर नहीं होता, और ये h/2 मैंने आपको बता रखा है ये y एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट है। अगर y एक्सिस पे जो वैल्यू है हम उसको हर पॉइंट पे h/2 डिक्रीज़ कर दें, इस फंक्शन में से इस h/2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इसे इधर ले जाएं, तो अब केवल हमारे पास साइन टर्म्स हैं। ओके, तो हमारे फूरियर एनालिसिस में मतलब केवल साइन टर्म्स है। साइन सीरीज़ का होती है ऑड सीरीज़, साइन ऑड फंक्शन होता है, तो आप बेसिकली हमें ऑड सीरीज़ मिली थी। लेकिन जो मैं टाइम शिफ्टिंग करूँगा आज के स्क्वायर वेव में, उसके कारण वो ऑलमोस्ट ऑड, ये ऑड के बजाय मैंने ऑलमोस्ट ऑड सीरीज़ जो है वो अब एक इवन सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। और इनफैक्ट हम डीसी वैल्यू को शिफ्ट करके ही अपना एनालिसिस शुरू करेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट इवन मिले। यहाँ पे ऐसा में डीसी वैल्यू 0 मिलेगी। ओके, यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स एज वी गो अलॉन्ग। और तीसरा मेजर पॉइंट ये है, जो मैंने पिछले लेक्चर के में जब ये एग्जाम्पल किया था मैंने कहा भी था, अभी हम स्क्वायर वेव का टाइम पीरियड 2 पाई ले रहे हैं, और नॉर्मली आपको कोई भी सिग्नल दिया होगा फॉर ये एनालिसिस के लिए, तो उसका टाइम पीरियड 2 पाई नहीं दिया होगा कि हाँ एग्जैक्टली इसका टाइम पीरियड 2 पाई है, 2 पाई सेकेंड्स। नो, कोई जनरल टाइम पीरियड होगा, कैपिटल टी, आर्बिट्रेरी। ओके, पिछले केस में आप कंपेयर आप कीजिए, पिछले केस में जो हमारा स्क्वायर वेव सिग्नल था वो ये था, ग्राफिकली समझना शायद ज़्यादा आसान है। 0 से लेकर पाई टाइम पीरियड तक उसकी वैल्यू 0 थी सिग्नल की, और पाई से लेकर 2 पाई तक एच वैल्यू। ओके, माना हमारे सिग्नल को अगर आप वोल्टेज सिग्नल समझें, यहाँ से 0 से पाई सेकंड्स तक सिग्नल की वैल्यू 0 थी, और पाई से लेकर 2 पाई तक सिग्नल की वैल्यू h वोल्ट्स के बराबर थी। थिंक ऑफ इट दिस एज ए वोल्टेज। ओके, दिस तो ये स्क्वायर है, और इसका फूरियर एनालिसिस जो हमें ऑब्टेन हुआ था, ये टीसी वैल्यू h/2, इसकी एवरेज वैल्यू इस सिग्नल की देखें आप 0 से 2 पाई तक के टाइम पीरियड में, तो वो यहाँ से यहाँ तक 0 है, यहाँ उतने टाइम पीरियड में h है, तो एवरेज वैल्यू h/2, और बाकी ये साइन कंपोनेंट्स आपको मिले केवल। ओके, दिस वी डिड। अब की बार नाउ आज जो मैं कर रहा हूँ, एक साइकिल का पीरियड जो है वो कैपिटल टी है। मैंने आपको पहले ही बताया स्क्वायर वेव को आपको ऐसे कंसिडर करना चाहिए, ये स्क्वायर वेव ये है, बार बार 0 हो रहा है वोल्टेज, बार बार वी हो रहा है, वी या आप उसे 1 वोल्ट या 5 वोल्ट जो भी सोचें, से 5 वोल्ट्स, 0 वोल्ट 5 वोल्ट, 0 वोल्ट 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, उतने टाइम तक 0 वोल्ट है, उतने टाइम तक 5 वोल्ट है, फिर उतने टाइम तक 0 वोल्ट है, उतने टाइम तक 5 वोल्ट। तो ये रन, तो हमारा एनालिसिस हमने ये किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल एक टाइम पीरियड, पिछली बार हमने इसे कहा था। ओके, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। ओके, तो जो चीज़ चेंज हो रही है, पहले तो हमारा टाइम पीरियड अब एक साइकिल का टी है, ये टी कुछ भी हो सकता है, ये टी पूरी एक साइकिल का टाइम पीरियड है, 20 सेकंड्स भी हो सकता है, 4 सेकंड भी हो सकता है, 2000 सेकंड्स भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, 0.1 मिली सेकंड भी हो सकता है, एनीथिंग। अब ये 2 पाई की रिस्ट्रिक्शन मैं टाइम पीरियड पे नहीं लगा रहा हूँ। ओके, ये कैपिटल टी टाइम पीरियड है, और ये जो टाइम पीरियड है अगर आप इसे 2 पाई भी सोचें थोड़ी देर के लिए, ये इसके रेस्पेक्ट में इस एनालिसिस में एक और चीज़ जो चेंज हो रही है वो ये है इंपॉर्टेंट, ये जो स्क्वायर वेव है, अब की बार मैं इसी सिग्नल को मैथमेटिकली इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। पहले इसको आप देख लीजिए, इस एक्सप्रेशन को। मेरा अब की बार जो जिस सिग्नल का मैं फूरियर एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, जिस फंक्शन का, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन का, वो मैथमेटिकली इस तरह से डिफाइंड है। अब की बार 0 से 2 पाई तक की बात नहीं है, 0 से कैपिटल टी कोई टाइम पीरियड है। ये कैपिटल टी चाहे तो आप सिंप्लिसिटी के लिए 4 सेकंड सोच लीजिए। ओके, से एग्जाम्पल 4 सेकंड, तो कैपिटल टी जो है वो 4 सेकंड्स है। तो हमारा सिग्नल इस तरह का है, इसकी वैल्यू है 0 से लेकर t/4 तक
पूरा टाइम पीरियड का 1/4 समय तक ये सिग्नल नेगेटिव रहता है, -h/2। ओके, अगेन इस वैल्यू को मैं कुछ भी ले सकता था, लेकिन इसको आप ऐसे सोचिए, इसी सिग्नल के टर्म में सोचिए, इसकी हाइट h है, इस सिग्नल को मैंने h/2 यूनिट्स नीचे कर दिया, तो जहाँ पे वैल्यू h थी 0 थी वहाँ -h/2 हो चुका है, और जहाँ वैल्यू h थी वहाँ +h/2 हो चुका है। तो इसकी वैल्यू, इस सिग्नल की वैल्यू +h/2 या -h/2 है। ये जो h/2 का शिफ्ट मैं कह रहा हूँ y एक्सिस के अलॉन्ग, ये एग्जैक्टली यही चीज़ है। अगर हम अपने फंक्शन में से इस DC वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें, आप इस सिग्नल और इस सिग्नल को सोचिए, माना इसमें थोड़ा एक और डिफरेंस भी है, पर इसी सिग्नल को सोचिए, अगर मैं h/2 नीचे की ओर शिफ्ट कर देता हूँ तो उसकी एवरेज वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि आधी साइकिल तक वो -h/2 रहेगा और बाकी आधी साइकिल तक +h/2। ओके, तो ये चीज़ तो इसलिए की है। तो ये फंक्शन किस तरह से है, -h/2 है, ये 0 से लेकर T/4, कैपिटल T/4 टाइम तक, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू -h/2 है। उसके बाद T/4 से 3T/4 तक, T/4 से 3T/4 तक ये सिग्नल हाई रहता है, कितनी वैल्यू, +h/2। ओके, और फिर 3T/4 से T तक, फिर से अभी टाइम पीरियड, इसे मैं एक टाइम पीरियड कहूँगा, एक टाइम पीरियड अभी पूरा नहीं हुआ, और इससे इस समय तक ये फिर से -h/2, तो यहाँ -h/2, यहाँ +h/2। आप देख सकते हैं ये और ये सिग्नल में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको इसको इस तरह से सोचना चाहिए, एक्चुअली हुआ क्या है। एक चीज़ तो y एक्सिस पे शिफ्टिंग की है। y एक्सिस पे शिफ्टिंग करने का मतलब क्या है, आप सोचिए, पहले हम अपने वोल्टेजेस इसके रेस्पेक्ट में नाप रहे थे, ये रेफरेंस लाइन थी हमारी, ये रेफरेंस लाइन होने का मतलब इस वोल्टेज को आप 0 कह रहे थे और इसको h कह रहे थे, 0 और h। लेकिन अगर आप अपनी रेफरेंस लाइन यहाँ ले जाएं, अगर आप इस लाइन के रेस्पेक्ट में अपने वोल्टेजेस या जो भी वो सिग्नल है उसको मेज़र कर रहे हैं, या मैथमेटिकली भी उस फंक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इस वैल्यू को आप -h/2 बोलेंगे और इसको +h/2। तो इसी को मैं पीछे से, जिसे मैं शिफ्ट अलॉन्ग दी y एक्सिस कह रहा था, आपने बेसिकली अपने फंक्शन को y एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट कर दिया है। पहले वो 0 और h वैल्यूज़ थी, जहाँ भी टाइम पीरियड जो भी रहा हो या वो, लेकिन वैल्यूज़ 0 और h थी। अब वैल्यू या तो -h/2 या +h/2। उसका रीज़न, y एक्सिस के अलॉन्ग हमने h/2 सिग्नल को क्या किया है, शिफ्ट। इसका रीज़न जो है, इसका आप मैथमेटिकली बाद में देखेंगे, इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू h/2 बनी थी, जबकि इस सिग्नल की मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा वो 0 बनेगी। अब वो आप मैथमेटिकली यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए, ये साइकिल का 1/4 है, T/4 समय यहाँ है और T/4 ही समय यहाँ है। 3T/4 से लेकर T तक भी T/4 इंटरवल होता है। पूरे इंटरवल को अगर आप 4 भागों में बांटें तो 1/4 और 1/4 इंटरवल ये है, तो मिला के आधे समय तक, पूरी साइकिल के आधे समय तक सिग्नल लो रहता है, -h/2 रहता है। इन दोनों को मिला के कह रहा हूँ। और आधे समय तक T/4 से 3T/4 तक, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, T/2 बनता है। पूरे टाइम पीरियड के आधे समय तक सिग्नल हाई रहता है। तो आधे समय वो लगातार नहीं है, लेकिन आधा यहाँ और चौथाई यहाँ और 1/4 यहाँ, इसको मिला के आधे समय तक सिग्नल -h/2 पे है और आधे समय तक +h/2। तो एवरेज वैल्यू कितनी बनेगी, 0। तो ये जो मैंने किया है टास्क, ये, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ हुई है। दूसरी चीज़ को आपको इस तरह से समझना चाहिए। आपकी बार मैं इस यहाँ पे दिखाता हूँ। माना ये पिछली बार हमने अपना टाइम एक्सेस यहाँ से शुरू किया था। टाइम एक्सेस यहाँ से शुरू करने का मतलब t=0 यहाँ पे था, ठीक है, और t=T नहीं था, 2π था, पर वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा था। मतलब एक स्क्वायर वेव की एक साइकिल हम इसे समझ रहे थे, बल्कि ये भी नहीं थी, सॉरी, हमारा फर्स्ट पार्ट में लो था, सेकंड पार्ट में हाई था। मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये जो मैं नई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा t=0 था और ये t=2π। पहले आधे समय तक सिग्नल लो है और उसके बाद आधे समय तक सिग्नल क्या है, हाई, लो हाई। हमने केवल एक साइकिल का एनालिसिस किया, क्योंकि इसके बाद यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, लो हाई। तो ये 0 से लेकर 2π तक। अब एक चीज़, तो 2π की जगह मैं t कह रहा हूँ, कुछ भी जनरल टाइम हो सकता है, वो अलग एस्पेक्ट है, उसको हम आगे मैथमेटिकली डील करेंगे। पर दूसरा पॉइंट ये है, इस समय मैं सिग्नल को यहाँ से एनालाइज कर रहा हूँ। इसको क्लियरली देखिए, यहाँ से एनालाइज करने का मतलब क्या है, t=0 मेरे लिए ये है। आप इसे ऐसे सोचिए, लगातार कहीं पे कोई किसी वायर में या किसी कोई भी मैथमेटिकली भी या फिजिकली भी आपको इस तरह का एक सिग्नल मिल रहा था, चाहे तो इसका टाइम पीरियड आप 4 सेकंड्स ले लीजिए। 4 सेकंड होने का मतलब 2 सेकंड तक लो और 2 सेकंड तक हाई, एक साइकिल पूरी हो गई। फिर 2 सेकंड तक लो, 2 सेकंड तक हाई, फिर 2 सेकंड तक लो, 2 सेकंड तक हाई। तो पिछली बार जब हमने एनालिसिस किया, हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ख़त्म कर दिया। एक साइकिल हमने ये मानी, शुरू के 2 सेकंड तक, या वहाँ पे वो पाई सेकंड्स था, पर उसको आप वो कर लीजिए, शुरू के 2 सेकंड तक सिग्नल लो है, बाद के 2 सेकंड सिग्नल हाई है। इसका हमने एनालिसिस किया था। लेकिन आज मैंने क्या किया, आप इसको इस तरह सोचिए, ये सिग्नल वेव आपको लगातार मिल रही थी, पर जिस आदमी ने ऑब्जर्वेशन किया इस सिग्नल का, उसने इसका ऑब्जर्वेशन यहाँ से शुरू किया।
उसने अपनी घड़ी जब ऑन की, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, घड़ी पे देखते हैं कितने समय तक सिग्नल लो है। पहले वाले आदमी ने तो अपनी घड़ी इस पॉइंट पे शुरू कर दी थी, उसने देखा अच्छा 2 सेकंड तक सिग्नल लो है और 2 सेकंड तक हाई, और उसके बाद वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। लेकिन दूसरे आदमी ने क्या किया, उसने ऑब्जर्वेशन थोड़ा लेट शुरू किया, उसने घड़ी अपनी यहाँ पे ऑन की, लैब में जैसे हमारे पास स्टॉप वॉच होती है, उसने अपनी स्टॉप वॉच माना यहाँ पे शुरू की, तो उसके लिए ये सिग्नल रिपीटेटिव तो है, रिपीटेटिव, लेकिन अब इसके लिए पूरी साइकिल कब कंप्लीट होगी, ये यहाँ पे जाके साइकिल कंप्लीट नहीं होगी जब इतना यहाँ तक, क्योंकि आपने इतना इंटरवल पीछे शुरू किया है, बाद में शुरू किया है, तो आपको इस साइकिल को इतना आगे तक देखना पड़ेगा। थिंक ऑफ इट दिस वे, आप चाहे इस पैटर्न को बार बार रिपीट करें, ओके, इस पैटर्न को सोचिए, एक पैटर्न बना रखा है, डिज़ाइन बना रखा है, इसी डिज़ाइन को आप बार बार रिपीट कीजिए, आपकी स्क्वायर वेव बन गई। लेकिन दूसरा आदमी इसे इस तरह से सोच रहा है, नहीं 1/4 समय तक सिग्नल कम है, फिर आधे समय तक हाई हुआ, फिर 1/4 समय तक फिर लो है। अगर वो इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करे, 1/4 समय तक लो, आधे समय तक हाई, फिर 1/4 समय तक लो, फिर 1/4 समय तक लो, दोनों सेम बातें तो हैं। बेसिकली आपको इसको इस तरह से सोचना चाहिए, सिग्नल एक ही है, आप उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ से उस सिग्नल को एनालाइज करना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो हमारा पिछला वाला एनालिसिस है। बाकी डिफरेंसेस जो हैं वो तो हैं, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंस आ रहा है वो, पिछली बार हमने जो साइकिल मानी वो यहाँ से स्टार्ट मानी, यहाँ से और यहाँ तक एक साइकिल थी, अब की बार मैं साइकिल को यहाँ से और यहाँ तक मान रहा हूँ। ओके, तो ये तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फंडामेंटली कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, लेकिन आप देख रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अलग आ गए, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर फंक्शन का अलग आ गया, मैथमेटिकली ये अलग फंक्शन है, तो इसका फूरियर एनालिसिस अलग हो जाएगा। बट आपको फिजिकली सोचना चाहिए, ये और ये सिग्नल बेसिकली फिजिक्स के लिहाज से एक ही हैं। दोनों में क्या है, एक तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग h/2 का शिफ्ट कर रखा है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी, इसे आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट सोच सकते हैं। पहले आपकी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन था यहाँ पे था, ये था आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन, अब आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन यहाँ पे, इनफैक्ट वो यहाँ पे भी नहीं है, वो अब यहाँ बीच में है क्योंकि हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी शिफ्ट किया है, पर मैं केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ओरिजिन पहले यहाँ पे लाई कर रहा था, लेकिन अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ओरिजिन यहाँ पे लाई कर रहा है। आप t=0 होने का मतलब, आप घड़ी यहाँ से जो मैं स्टार्ट करना बोल रहा हूँ, t=0 यहाँ पे है, तो ओरिजिन यहाँ पे है, और उसके बाद t/4 समय तक, माना टाइम पीरियड था पहले 4 सेकंड, 2 सेकंड हाई, 2 सेकंड लो, 2 सेकंड हाई, फिर 2 सेकंड लो, 2 सेकंड हाई, ये पैटर्न है। अब की बार हम उसे ऐसे देख रहे हैं, टाइम पीरियड का 1/4 लो, 4 सेकंड का कुल टाइम पीरियड है, उसका 1/4 हुआ 1 सेकंड, 1 सेकंड तक सिग्नल लो है, फिर 2 सेकंड तक हाई है, 1 सेकंड मिला के 2 सेकंड तक हाई, और फिर से 1 सेकंड तक लो, तो कुल 4 सेकंड के उस जो एक वो है उसका 4 सेकंड बाद वो सिग्नल अपने आप को रिपीट करता है। उसको आप इस समय ऐसे करके एनालाइज कर रहे हैं। आपने अपनी घड़ी यहाँ पे शुरू की, आप चाहे तो इसको और कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं, आप घड़ी यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, इतने से इतने समय तक 3/10 सेकंड तक सिग्नल लो, और फिर इतने समय तक हाई और फिर लो, लेकिन मैं ये वाला एनालिसिस कर रहा हूँ, तो थिंक ऑफ इट दिस वे। ओके, अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये तो सिग्नल के उससे, ये तो आपको मैथमेटिकली दे रखा है, आप सीधे वो कर सकते हैं, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो ये है, ये वाला टाइम पीरियड वाला जो आ रहा है। पहले हमारा टाइम पीरियड मैंने 2π लिया था, क्योंकि उसका रीज़न ये है, जो मैंने ऑर्थोनॉर्मलिटी रिलेशन अभी तक हमने यूज़ किए हैं वो इस फॉर्म में थे। सबसे शुरू में तो शायद t वेरिएबल की जगह हमारे वेरिएबल का नाम x था। ओके, हमने x वेरिएबल से शुरू किया था, वेरिएबल कुछ भी हो, मैथमेटिक्स सेम अप्लाई होगी। ओके, साइन nx साइन mx dx का इंटीग्रल 0 से 2π तक, अगर m और n दोनों 0 होते हैं तो 0 होता है, और अगर अदरवाइज पाई डेल्टा mn, अगेन अगर m और n अलग अलग होते हैं तो 0 बनता है, और m और n सेम होते हैं तो पाई बनता है। ओके, ये चीज़ हम कर चुके हैं। और ऐसे ही कोसाइन में अगर m और n दोनों 0 होते हैं तब ये इंटीग्रल 2π, अदरवाइज सेम, और साइन और कॉस तो आपस में ऑर्थोनॉर्मल को होते हैं, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। फिर जब मैंने ये वाला एग्जाम्पल किया था तो वहाँ मैंने वेरिएबल का नाम t रखा, स्टिल हमारी रेंज 0 से 2π थी, 0 से 2π। मैंने वहाँ पे थोड़ा एक गड़बड़ इस सेंस में कर दी, इस नए एग्जाम्पल के सेंस में मुझे पॉसिबली उस t को थीटा कहना चाहिए था। आप ये सोचिए, अब मैं आज t इसको कह रहा हूँ, ओके, और पुराना वेरिएबल जो हमारा था उसे आप थीटा सोचिए। आप वेरिएबल को हमेशा नाम चेंज कर सकते हैं, जिसे आप t कह रहे थे मैथमेटिकली उसे थीटा कहें। तो पिछली बार हमने बेसिकली f थीटा का एनालिसिस किया था। थीटा 0 से 2π तक वेरी हो रहा था, और 0 से पाई तक जब थीटा था तब फंक्शन की वैल्यू 0 थी, और पाई से 2π तक दिस। ओके, क्योंकि थीटा जो है 0 से 2π हमारे फेज एंगल्स होते हैं, तो थीटा फेज को एक्सप्रेस करने के लिए बेटर है। ओके, तो थिंक ऑफ इट दिस वे, क्योंकि t आज मैं इसके लिए यूज़ करूँगा। t को आप एक्चुअल टाइम वेरिएबल की तरह सोचिए। अगेन कोई ज़रूरी नहीं है वो टाइम हो, वो x भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, बट इट्स ईजियर टू थिंक ऑफ दिस वे।
आपका सिग्नल है, जीरो से लेकर कैपिटल टाइम पीरियड तक एग्जिस्ट करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कैपिटल टी 4 सेकंड हो, ये 1 सेकंड भी हो सकता है। तो 1/4 सेकंड तक लो, आधे सेकंड तक हाई, और फिर 1/4 सेकंड तक लो, कुछ भी हो सकता है। तो कैपिटल टी टाइम पीरियड है और स्मॉल टी टाइम है। ओके, टाइम जो वेरिएबल टाइम है, 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3, 0.4, वो स्मॉल टी, और कैपिटल टी फिक्स टाइम पीरियड है। अच्छा, तो जो हमारे ऑर्थोनॉर्मलिटी रिलेशन थे उनको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा आज, टी की जगह थीटा समझ के। ओके, साइन एन थीटा कॉस एम थीटा डी थीटा का इंटीग्रल 0 से 2 पाई तक, ये और ये, ऐसी कॉस एम थीटा कॉस एन थीटा का ये, और साइन एन थीटा कॉस एम थीटा का हमेशा 0। ओके, और जो हमारे कोफिशिएंट्स आए थे फूरिये कोफिशिएंट फूरिये एक्सपेंशन में, वो ये हैं। a0 जो डीसी वैल्यू होती है पुरानी लैंग्वेज में 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ टी डी टी। अगेन टी की जगह आप थीटा सोचिए, पिछले वाला जो टी है वो टाइम नहीं है, वो एक्चुअली फेज एंगल है थीटा। अलग पॉइंट ये है, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, टी लिखने में गलत कुछ नहीं है, बट टी आज हम दूसरे वेरिएबल के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो थिंक ऑफ द अर्लियर यूजेज एज थीटा। ओके, दिस। और ए एन कोफिशिएंट इतना होता है 0 से 2 पाई तक का इंटीग्रल 1/पाई का फैक्टर, और फंक्शन को कॉस एन टी से मल्टीप्लाई करके डी टी इंटीग्रेट। लेकिन अब आप कॉस एन थीटा डी थीटा सोचिए इसे। ओके, ये तो पिछला वाला ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी मैंने नया एनालिसिस शुरू नहीं किया, केवल मैंने एक पिछले वाले वेरिएबल्स का नाम हमें टी ना सोच के वहाँ पे थीटा सोचना चाहिए था। ओके, क्यों? अब सिचुएशन ये है, एक्चुअली हम यूज़ तो ये रिजल्ट्स करेंगे, बेसिकली हमें एक चेंज ऑफ वेरिएबल करना है। देखिए, ऑर्थोनॉर्मलिटी जो होती है साइंस और कोसाइंस की, उसका इंटरवल 0 से 2 पाई होता है। वैसे तो मैंने आपको क्या रखा है, -पाई से पाई भी हो सकता है, अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई भी हो सकता है, बट लेट्स हम 0 से 2 पाई यूज़ कर रहे हैं, 0 से 2 पाई। अब यहाँ तो 0 से 2 पाई की बात ही नहीं है। आपको ये प्रॉब्लम ये दे रखी है, इसमें 2 पाई कहाँ आ रहा है? पाई का तो कहीं अकरेंस ही नहीं है। एक सिग्नल है जिसका टोटल टाइम पीरियड कैपिटल टी है, और उसका उस टाइम पीरियड में बिहेवियर ऐसा है, 1/4 समय तक ऐसा रहता है, फिर आधे समय तक ऐसा रहता है, और लास्ट के 1/4 समय ऐसा रहता है। इसमें 2 पाई की बात कहाँ है? आपको बेसिकली एक चेंज ऑफ वेरिएबल करना है। ओके, ये 2 पाई है, इसको आपको करस्पॉन्ड कराना है कैपिटल टी से। क्या मतलब है इस चीज़ का, इसी को समझिए, बाकी फिर करनी यही मैथमेटिक्स है, नथिंग न्यू। ओके, एलिमेंट्री जिसे आप बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल, मैथमेटिक्स में एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना, बट उसको समझने की कोशिश कीजिए एक्चुअली कर क्या रहे हैं। बेसिक एनालिसिस मैंने इसीलिए आपको एक पहले ही कराया था, 2 पाई के टर्म्स में मैथमेटिक्स करके आपने देख ली हाँ करना क्या होता है। लेकिन अब आपको सिग्नल 2 पाई टाइम पीरियड का नहीं होगा, किसी जनरल टाइम पीरियड कैपिटल टी का होगा। तो आपको एक नया वेरिएबल इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है ताकि कैपिटल टी 2 पाई को करस्पॉन्ड करे। उस चीज़ को मैंने ऐसे लिख रखा है। बेसिकली क्या करेंगे, अब की बार हमें प्रॉब्लम में एक टी दे रखा है, टाइम वेरिएबल जो है, जो कि एक टाइम इंटरवल के लिए 0 से कैपिटल टी तक वेरी करता है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो हमारा सिग्नल ऐसा है, इस टाइम पीरियड में हमारा सिग्नल इस तरह से वेरी करता है, 1/4 समय तक लो रहता है, आधे समय तक हाई रहता है, 1/4। लेकिन कोई जनरल सिग्नल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा सिग्नल भी है माना अजीब सा, लेकिन 0 से टी टाइम पीरियड है, तो टी की वैल्यू जो है, स्मॉल टी की वैल्यू 0 से और कैपिटल टी तक वेरी होती है। ओके, एक नया वेरिएबल थीटा हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ये थीटा यही वाला थीटा होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस वेरिएबल का नाम, मैं पुराने वेरिएबल का नाम टी नहीं रखना चाहूँगा, उसे थीटा कहूँगा। थीटा वेरिएबल जो कि हमारे फेज एंगल को मेज़र करेगा, वो वेरिएबल हम इस तरह से लेंगे, वो इस स्मॉल टी से रिलेटेड होगा। टी और थीटा में एक रिलेशन होगा, और वो रिलेशन होगा लीनियर। और जब टी 0 होगा तो थीटा की वैल्यू भी 0 होगी, और जब टी जैसे जैसे बढ़ेगा इस इंटरवल में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, तो स्मॉल टी की वैल्यू बढ़ रही है, और बाद में बढ़ते बढ़ते ये हो जाएगी कैपिटल टी। इंटरवल के लास्ट में आपका टाइम इंटरवल पूरा हो गया, कितना हुआ टाइम इंटरवल पूरा होके, कैपिटल टी माना 4 सेकंड, 0 सेकंड, 0.1, 0.2, 0.3, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। तो हम एक नया वेरिएबल थीटा इस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे कि जैसे जैसे टी चेंज हो रहा है थीटा भी चेंज होगा, थीटा और टी में एक रिलेशन होगा, और वो रिलेशन लीनियर होगा। लीनियर का मतलब उसमें क्वाड्रेटिक या उस तरह के टर्म्स नहीं होंगे। अगर टी दुगना हो जाता है तो थीटा भी दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा तिगुना। ओके, मतलब प्रोपोर्शनल जिसे आप कहते हैं, थीटा और टी प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन वो प्रोपोर्शनलिटी इस तरह से वर्क करेगी कि जब टी की वैल्यू 0 होगी तो थीटा की वैल्यू भी 0, और टी जब कैपिटल टी वैल्यू पे पहुंचेगा तो थीटा पहुंच जाएगा 2 पाई। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसको आप फंडामेंटली समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमें ये प्रॉब्लम है, इसको मैं टी के बजाय अगर थीटा के टर्म में लिख दूंगा, तो सिंपली यहाँ देखिए, ये टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, टी के बजाय थीटा आ जाएगा, 0 से लेकर 2 पाई तक। 0 से 2 पाई के लिए हमने एनालिसिस डेवलप कर रखा है, तो वही एनालिसिस यही वाला अप्लाई होना है। लेकिन उसके लिए आपको इंटरमीडिएटली एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बस इतना ही काम आपको करना है। और वो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना कोई मुश्किल नहीं है,
ये थीटा का टी से क्या रिलेशन लें ताकि ये काम कर जाए, हमें ये चाहिए। एज टी चेंजेस फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी, थीटा मस्ट चेंज लीनियरली फ्रॉम जीरो टू 2 पाई। ये मैंने सीधे आपको रिजल्ट दे दिया है, थीटा इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। आप चेक कर लीजिए ये रिजल्ट वर्क करता है। स्मॉल टी जब जीरो है, पहले देख लीजिए ये लीनियरिटी रिलेशन है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी एक कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट, कैपिटल टी वेरिएबल नहीं है, ये आपको प्रॉब्लम में दे रखा होगा। हाँ हमारा एक टाइम पीरियड 22 सेकंड के बराबर है, 22 जो भी हो, ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट इनटू टी, ये इसके प्रोपोर्शनल है। लीनियर रिलेशन, लीनियर का ये मतलब है, लेकिन ये लीनियर रिलेशन इस चीज़ को भी फॉलो करना चाहिए। स्मॉल टी की जगह जीरो, इंटरवल के शुरू में टाइम जीरो है, तो थीटा जिसे मैं फेज एंगल कहूँगा, ये फेज एंगल वाला वेरिएबल भी टी इक्वल टू जीरो, तो थीटा भी कितना है, जीरो। हाँ जी ठीक है, टी इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो। अच्छा, टी इक्वल टू कैपिटल टी एंड इंटरवल के लास्ट में टी इक्वल टू कैपिटल टी, कैपिटल कैंसिल, फेज एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई। जो हम मैथमेटिकल चेंज करना चाह रहे हैं, हमें यूजुअली प्रॉब्लम आपको टाइम के रेस्पेक्ट में दी होगी, टाइम या वेरिएबल का नाम कुछ भी हो, आपको ऐसा नहीं दिया होगा कि इंटरवल 2 पाई का है, इंटरवल आर्बिट्री होगा, कैपिटल टी, लेंथ के टर्म में भी हो सकता है, कैपिटल एल हो सकता है, पर वो जो भी वो वेरिएबल है, आप उसकी जगह एक नया वेरिएबल लाएं इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। सिंपल सब्स्टिट्यूशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं बोलना चाहिए, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया जिसमें एक लीनियर फैक्टर है, नथिंग मोर देन दैट। ओके, और इस 2 पाई अपॉन टी को मैं ओमेगा लिखूंगा। अगर आप इस टी को एक टाइम पीरियड सोच रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा स्क्वायर वेव केवल एक साइकिल नहीं होती है, लगातार ये साइकिल चलती रहती है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट आ रहा है, तो कैपिटल टी टाइम पीरियड है सिग्नल का, तो ओमेगा जो ये आपने हमने डिफाइन किया 2 पाई अपॉन कैपिटल टी को ओमेगा लिखा, ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे आप कहते हैं साइक्लिक मोशन में, वही तो है ये, तो इसे हम फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, सिंपली मैं फ्रीक्वेंसी कहूँगा, ये फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली करना ये है, टी की जगह लाना थीटा ही है, क्योंकि थीटाज के साथ ये रिलेशन फॉलो होता है। ओके, मैथमेटिकल रिलेशन यही है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ जीरो की जगह टी रख दें और फिर स्टिल ये रिलेशन होगा। मैथमेटिकली रिलेशन ये है, साइन एन थीटा कॉस एम थीटा डी थीटा का इंटीग्रल 0 से 2 पाई तक, इतना और इतना, इस केस में और इस केस में वटेवर, ऐसी कॉस का ऐसी साइन एन कॉस का। ओके, तो केवल ये सब्स्टिट्यूशन करना है। तो देखिए इस सब्स्टिट्यूशन से करना क्या है, आपको नए रिलेशंस याद रखने की जरूरत नहीं है, रिलेशन आप यही याद रखिए, आपको सवाल इस तरह से दिया होगा, आप बस ये चेंज ऑफ वेरिएबल कीजिए और उसके बाद यही वाली मैथमेटिक्स यूज़ कीजिए। इनफैक्ट ये तो हमारे बैक ऑफ माइंड में होती है, इससे हम अपने कोफिशिएंट्स निकालते हैं, तो सीधे आप कैलकुलेशन करते हैं, तब आपको समझ आएगा कि किस तरह से हमने प्रोसीड करना होता है इस केस में। फॉर एग्जाम्पल, पहले ऑर्थोनॉर्मलिटी रिलेशन को भी चलिए एक बार देख लेते हैं। ये वाला जो रिलेशन है, जो कि ओरिजिनली अगर थीटा के टर्म में है, ठीक है, साइन एन थीटा साइन एम थीटा डी थीटा का इंटीग्रल 0 से 2 पाई तक, थीटा फेज एंगल है, हाँ 0 से 2 पाई तक वेरी होता है, तो थीटा के टर्म्स में ये रिलेशन इतना और इतना होता है। तो अगर मैं इसी रिलेशन को टी के टर्म में लिखूँ, तो थीटा की जगह ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपली कुछ नहीं करना है। ये था रिलेशन जो साइंस की ऑर्थोनॉर्मलिटी जिसे मैं कह रहा हूँ, इन 3 ऑर्थोनॉर्मल रिलेशन में से एक रिलेशन, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई तक, साइन एन थीटा साइन एम थीटा डी थीटा, ये होता है। एम और एन जीरो हो तो जीरो, और एम और एन जीरो के अलावा कुछ और वैल्यू हो तो पाई डेल्टा एम एन से निकल जाता है। आप थीटा की जगह ओमेगा टी रख दो, साइन एन ओमेगा टी, साइन एम ओमेगा टी, और डी ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी। लेकिन अब रेंज क्या हो गई, अब वेरिएबल आपका स्मॉल टी हो चुका है, ओमेगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल स्मॉल टी, और स्मॉल टी की रेंज 0 से लेकर कैपिटल टी। जब ये 0 है तो थीटा भी 0 बनता है, और जब ये कैपिटल टी होता है थीटा 2 पाई, क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन हमने इस तरह से चूज़ कर रखा है। ये हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल आप देखिए अब क्या हो गया, साइन एन ओमेगा टी साइन एम ओमेगा टी डी टी, यहाँ से ओमेगा का फैक्टर कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर ले लिया, डी ओमेगा टी को आप ओमेगा डी टी लिख सकते हैं, ओमेगा का। राइट हैंड साइड में कोई फर्क नहीं है। ऑर्थोनॉर्मलिटी रिलेशन जो अभी तक सिंपली फेज एंगल के टर्म में लिखा हुआ था थीटा के टर्म में, अगर आप उसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखें तो वो ऐसा नज़र आता है। ओके, वही मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है, बट फिजिकली फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करना आसान होता है। और केवल बात आसान की बात नहीं है, यूजुअली आपको प्रॉब्लम ही इस तरह से दी होगी, सिग्नल 0 से टी टाइम पीरियड तक दिया होगा, तो इस फॉर्म में। ओके, ये भी साइंस की ऑर्थोनॉर्मलिटी आप इसे कहेंगे। इनफैक्ट इस इंटीग्रल टर्म को यहीं रखो और इस ओमेगा के फैक्टर को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ हो जाएगा पाई अपॉन ओमेगा। साइन एन ओमेगा टी और साइन एम ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करें 0 से कैपिटल टी टाइम पीरियड तक, तो
और इसको आप सिंप्लीफाई करें, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन कैपिटल टी रखें, ओके, तो ये t/2 लिखना। इनको देखिए, मैं पीछे भी शायद ये शब्द इस्तेमाल कर रहा था पिछले लेक्चर्स तक भी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ आ रही है। दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साइंस को कंबाइन करें, अगर n और m सेम नहीं है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी n और इसकी फ्रीक्वेंसी m टाइम्स ओमेगा, ओमेगा का इतना गुना, ओके। साइन ओमेगा टी की फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है, साइन 2 ओमेगा टी की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होती है, 3 ओमेगा टी की 3 ओमेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी n ओमेगा है और इसकी फ्रीक्वेंसी m ओमेगा। अगर n और m सेम नहीं है तो ये जीरो बनेगा। सेम फ्रीक्वेंसी के साइंस नहीं है, साइन वेव्स नहीं है, तो 0 से t इंटरवल में वो ऑर्थोनॉर्मेलिटी शो करते हैं। मैथमेटिकली जो रिजल्ट आप जनरल साइन फंक्शंस के लिए कह रहे थे 0 से 2 पाई तक, अगर आप उन्हें अब फ्रीक्वेंसी के टर्म में कहना चाहें फिजिकल सेंस में, तो ये वही रिलेशन है, ओके। लेकिन फिजिकली जब आपको प्रॉब्लम दी होगी, आपको टाइम के टर्म में दी होगी, एक टाइम है, एक सिग्नल है जो जिसका टाइम इंटरवल है 4 सेकेंड्स फॉर एग्जाम्पल, ओके, 0 से 4 तक। ऐसे ही कोसाइन वाला जो रिलेशन है आप सिमिलरली करें, वहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ पे m = n = 0 के इसमें 0 नहीं मिलता है, 2 पाई मिलता है, तो ये ओमेगा का फैक्टर डिवाइड होकर 2 पाई अपॉन ओमेगा बनेगा, और ओमेगा की जगह अगेन आप 2 पाई अपॉन कैपिटल टी रखेंगे तो ये t बनेगा, ओके दिस, और ये वाला सिमिलर बनेगा। और साइन और कॉस तो हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं, तो उस केस में राइट हैंड साइड में 0 है, तो ओमेगा का फैक्टर यहाँ ला के भी 0। तो वो जो रिलेशंस हैं ये 3 रिलेशंस जो मैथमेटिकली जो जहाँ से हमने स्टार्ट करके प्रूव करना शुरू किया था, ये जब हम फिजिक्स में इन्हें यूज़ करेंगे, एक्चुअल प्रॉब्लम्स में, फिजिकल प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द केस हो सकता है, देखिए ऐसा भी हो सकता है आपको सवाल ऐसा ही दिया हो, सिग्नल 0 से 2 पाई तक है, तब तो काम बहुत आसान हो गया, पर यूजुअली ऐसा नहीं होगा। यूजुअली आपको सिग्नल दिया होगा 0 से कैपिटल टी टाइम पीरियड तक, तो उस समय उन रिलेशंस को आपको करना क्या है, बेसिकली आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, याद आप यही रखिए, ओके। केवल ये हम एक चेंज ऑफ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, फंडामेंटल पॉइंट ये है, आप एक चेंज ऑफ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, बस ये चेंज ऑफ वेरिएबल इस तरह से है कि जो हमें इस समय वेरिएबल दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है जो 0 से कैपिटल टी तक वेरी करता है, तो जैसे जैसे टी 0 से टी तक वेरी करेगा, थीटा बैकग्राउंड में, आप सोचिए बैकग्राउंड में हमने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया थीटा, अरे आप टी तो ये चेंज हो रहा है पर थीटा तो स्टिल 0 से 2 पाई तक ही चेंज हो रहा है, और 0 से 2 पाई तक हमें सब कुछ पता है, तो थिंक ऑफ इट दिस वे, ओके। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल जो फूरियर कोफिशिएंट्स निकालने के लिए हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं, तो ये रिलेशन किस तरह से चेंज होंगे, आप यही याद रखिए, यही एक्सप्रेशन याद रखिए, लेकिन अब इनको थीटा के बजाय टी के टर्म में, अगेन मैं रिमाइंड कराऊंगा, पहले तक मैंने एक्सप्रेशन ये लिखे हैं, लेकिन आप इनको थीटा सोचिए, ओके। तो क्या चेंज होगा, पहले तक मेरा एक्सप्रेशन ये था a0 का DC वैल्यू जो होती है 1/2 पाई 0 से 2 पाई तक का इंटीग्रल f थीटा डी थीटा, अब थीटा की जगह रख दो ओमेगा टी, एफ को आपको ओमेगा टी लिखने की जरूरत नहीं है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, फंक्शन वो टी का ही है, ओके, ओमेगा तो एक कांस्टेंट है, आप लिख भी सकते हैं ओमेगा टी का फंक्शन, बट फंक्शन ऑफ टी, लेकिन यहाँ डी थीटा की जगह डी ओमेगा टी, ओमेगा का फैक्टर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और ओमेगा की जगह आप 2 पाई अपॉन टी रखेंगे, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो 2 पाई से 2 काटेंगे, 1/t, ओके। यस, टी के टर्म्स में सीधे सीधे आपको ये फंक्शन आपको ये दे रखा है टी के टर्म्स में, इतने से समय तक ऐसा होता है, इतने समय तक ऐसा है, जो भी है, ये फॉर्म आपको अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग दी होगी, ये दे रखा है, सीधे इसको यूज़ करना है, टाइम के रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रल करना है, ओके। अगेन स्ट्रिक्टली आप इसे हमेशा टाइम ही ना सोचें, लेंथ भी हो सकती है, आप इसे स्पेस में भी एक सिग्नल सोच सकते हैं, कोई आपने एक्चुअल ग्राफ बना रखा है कहीं पे कागज़ पे, 0 से L/4 तक, कैपिटल L/4 समय तक वो उसकी वैल्यू -h/2 है, L/4 से 3L/4 तक इतनी है, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ओके। बस अगेन आप मैथमेटिकली वो देखें, किसी फंक्शन को 0 से t समय तक इंटीग्रेट कर रखा है, अब 2 पाई का कंसेप्ट नहीं है, 0 से कैपिटल टाइम, हाँ अपने टाइम पीरियड तक इंटीग्रेट कर रखा है, और फिर टाइम पीरियड से डिवाइड कर रखा है, तो ये आप उस फंक्शन की एवरेज वैल्यू तो निकाल रहे हैं, 0 से एक टाइम इंटरवल में एवरेज वैल्यू, ये एवरेज अभी भी एवरेज वैल्यू ही है, लेकिन अब थीटा के बजाय टी के टर्म में। ऐसे ही an जो है, इसको हम अभी यूज़ करेंगे, आप स्टार्ट यहीं से कीजिए, an का ये एक्सप्रेशन हमें याद है, पर थीटा की जगह आप ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो थीटा की जगह आप ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ ओमेगा का मतलब है 2 पाई अपॉन टी, यहाँ पे मुझे ये भी लिखना चाहिए था, थीटा की जगह हमने ओमेगा टी रखा है, और ओमेगा खुद है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ओमेगा की वही डेफिनेशन है जो स्टैंडर्ड आपको कहीं भी दिखती है, ओके, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ओमेगा का 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये इंटीग्रेशन जो चेंज हो जाएगा 0 से कैपिटल टी तक, एफ थीटा की जगह एफ टी लिखो उसे, ओके, एफ ओमेगा टी लिखने की जरूरत नहीं है, आप बोलेंगे थीटा तो ओमेगा टी है, लिख सकते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं, ये फंक्शन है,
कितनी वैल्यू है उसकी किस समय पे ओमेगा टी। हाँ, यहाँ एन थीटा की जगह एन ओमेगा टी, कॉस एन ओमेगा टी, डी थीटा की जगह ओमेगा टाइम्स डी टी आएगा, डी टी ये रहा, ओमेगा का फैक्टर मैं बाहर लाया और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पाई कैंसिल हो गया। यस, याद ये रखिए और साथ में ये करके ये, तो मैथमेटिक्स हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेकिन अब की बार, ओके। ये सारी प्रॉब्लम को थीटा के बजाय टी के टर्म में कन्वर्ट करके, ओके। ऐसे ही बी एन कोफिशिएंट जो हैं सिमिलरली वो ये हो जाएंगे, कॉस एन ओमेगा टी या साइन एन ओमेगा टी के फैक्टर से मल्टीप्लाई करो गिवन फंक्शन को, 0 से टी तक इंटीग्रेट करो और 2/t का फैक्टर एक्स्ट्रा, ए एन और बी एन कोफिशिएंट्स और ये, ओके। तो उसके बाद और तब आपका फूरियर एक्सपेंशन, शुरू में हमने ये फूरियर एक्सपेंशन को शायद कॉस एन एक्स साइन एन एक्स लिखा होगा सबसे पहले मैंने, फिर मैंने एक्स की जगह वेरिएबल का नाम टी लिया होगा, पर अब मैं कह रहा हूँ पुराने टी को तो आप थीटा समझिए, तो कॉस एन थीटा साइन एन थीटा, बट थीटा की जगह ओमेगा टी। तो ये तो यूजुअली हम ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है प्लीज़ सी दिस फ्यू टाइम्स और फिर सवाल कीजिए, तब आपको क्लियर होगा मैं क्या बात कह रहा हूँ, ओके। मैथमेटिकली सब इक्विवेलेंट है, चेंज ऑफ वेरिएबल की बात है, ओके। लेकिन अब पॉइंट ये है, अब आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रही कि भाई सिग्नल 0 से 2 पाई तक ही होना चाहिए, किसी भी टाइम पीरियड में वो सिग्नल डिफाइंड हो, कोई भी सिग्नल पीरियोडिक फंक्शन या मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें कोई भी पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन किसी भी इंटरवल में अगर डिफाइंड है, कैपिटल टी कितना भी हो सकता है, किसी भी इंटरवल में अगर वो डिफाइंड है तो आप उसका फूरियर एनालिसिस कर सकते हैं। 0 से 2 पाई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी टाइम इंटरवल में हो, आप उस कैपिटल टी टाइम इंटरवल को एक नए वेरिएबल की मदद से 0 से 2 पाई में चेंज कर रहे हैं। तो ये ओके, तो थिंक ऑफ इट दिस वे। तो अब इस गिवन प्रॉब्लम को इसके साथ अब मुझे a0 an bn, सीधे मैं ये वाला एक्सप्रेशन नॉर्मली आप ये याद रखेंगे, यहाँ से इस पे पहुँचेंगे, यहाँ से इस पे, वो पार्ट मैं कर चुका हूँ यहाँ पे। तो सीधे मैं a0 कोफिशिएंट के लिए इसे यूज़ करूँगा, an के लिए इसे, bn के लिए। ft फंक्शन मुझे ये दे रखा है, फंक्शन मेरा ऐसा है, स्क्वायर वेव ही है लेकिन पिछली स्क्वायर वेव से थोड़ा डिफरेंट है। 1/4 टाइम पीरियड तक 0 से t/4 तक -h/2 रहती है, t/4 से 3t/4 तक +h/2। तो करना कुछ भी नहीं है, गिवन स्क्वायर वेव ये रही। वैसे तो मैं a0 कोफिशिएंट डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, डीसी वैल्यू, ये मैं पीछे ही बता चुका हूँ आपको। ये सिग्नल मिला के 1/4 और 1/4 आधे समय तक -h/2 है और आधे समय तक +h/2 है, तो इसकी एवरेज वैल्यू पूरे टाइम इंटरवल में 0 है। तो डायरेक्टली, लेकिन मैथमेटिकली हमें करना चाहिए, अगर प्रॉब्लम की तरह दिया गया है तो कैसे करेंगे। मैथमेटिकली a0 का एक्सप्रेशन t के टर्म में ये बनता है, 0 से कैपिटल टी तक ft dt का इंटीग्रल और 1/t से डिवाइड कर दो एवरेज वैल्यू, ओके। ये वहीं से आया है, ये इसी एक्सप्रेशन से बना है। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप नया एक्सप्रेशन याद रखिए, यही याद रखिए, लेकिन इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा हमें, ओके। अब फंक्शन हमें पीस वाइज दे रखा है, इस टाइम इंटरवल में इतना है, इस टाइम इंटरवल में इतना है, इसमें इतना। तो इंटीग्रेशन को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, एक 0 से t/4 का, वहाँ फंक्शन की वैल्यू -h/2 रख दो, फिर एक t/4 से 3t/4 तक, वहाँ फंक्शन की वैल्यू +h/2 और फिर 3t/4। ये तो स्क्वायर वेव के अलावा कोई और फंक्शन दिया होगा तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये अब मैथमेटिक्स है, गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करना है अपने, तो इंटीग्रेशन उसकी वैल्यू अलग अलग इंटरवल में दे रखी है, 0 से t में लगातार एक ही एक्सप्रेशन नहीं है, तो जहाँ तक जितना एक्सप्रेशन काम करता है वहाँ तक एक इंटीग्रेशन करो, फिर दूसरे रीजन में दूसरा एक्सप्रेशन, तीसरे में, फर्स्ट रीजन, 3 रीजन हैं इस समय। तो ये इंटीग्रल 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। h/2 सब जगह कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल करने बहुत आसान है। h/2 अगर आप कॉमन ले लें तीनों में, माइनस साइन वहीं रहने, माइनस प्लस जहाँ है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, माइनस प्लस माइनस, इसके कारण, ठीक है। तो इसके साथ माइनस साइन है और इस इंटीग्रेशन को आप करें, हर एक इंटीग्रल dt का इंटीग्रल t देगा, यहाँ भी वही इंटीग्रल बनना है, इंटीग्रल सब जगह सेम बनना है, dt का इंटीग्रल t बनेगा, t की लिमिट्स रखेंगे t/4 - 0, सेकेंड इंटरवल में 3t/4 - t/4 और लास्ट इंटरवल में t - 3t/4। लेकिन जो बाहर के फैक्टर्स हैं इनके साथ आप मल्टीप्लाई करके इनको करेंगे, एवरीथिंग कैंसल्स आउट। अरे बेसिकली ये हुआ क्या है, टोटल एरिया जो इस कर्व ने ऑक्यूपाई किया है यहाँ से यहाँ तक, मैथमेटिकली वो एरिया 0 है। यहाँ -1/4 पीरियड में माइनस नेगेटिव एरिया, इस 1/4 पीरियड में भी नेगेटिव एरिया और आधे समय तक पॉजिटिव एरिया, 1/4 + 1/4 समय तक, तो नेट एरिया कैंसिल हो रहा है। वो आप चाहे तो यहाँ देख लीजिए, ये जो पहला वाला जो इंटीग्रल है ना, ये वाला एरिया है, ये वाला मैथमेटिकली ये वाला एरिया है। कितना एरिया, आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं,
इसकी हाइट है h/2, इस समय मैं माइनस साइन पे ध्यान दे रहा हूँ, नेगेटिव हमें पता है, h/2, और ये विड्थ कितनी है t/4, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है ht/8, ये एरिया नेगेटिव साइड में ht/8 यूनिट्स है, और ये एरिया भी कितना है ht/8, ये देखो तो मल्टीप्लाई करके, ये 1/t का फैक्टर तो हम एवरेज निकालने के लिए लाए हैं, ये बाद में, तो अगर आप ये देखें ht/8 का फैक्टर है, और ये भी ht/8 का, लास्ट वाला भी उतना ही है, आप सब्ट्रैक्ट करके करिए, और ये ठीक इनके दुगने के बराबर है, और साइन अपोजिट है, सब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये डीसी वैल्यू किसी भी तरीके से हम निकालते हैं। बाकी जो कोफिशिएंट्स हैं साइन और कोसाइन के, an और bn, इन दोनों को मैं एक साथ इवैल्यूएट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको अलग अलग करना चाहिए, पर यहाँ पे an मैंने यहाँ पे किया क्या, देखो ये मैंने an/bn लिखा है, ये अपॉन नहीं है, अपॉन का मतलब ये है, ये मैंने bn को अलग पेन से लिखने की कोशिश की है ब्लू से, हो सकता है आगे कहीं मिक्स भी हो गया हो, बट द पॉइंट इज an और bn की कैलकुलेशन एक तरह से चलती है। अगर थीटा के टर्म्स में उनके एक्सप्रेशन देखें, जिसको हम पिछले एग्जाम्पल तक टी ही लिखते थे, लेकिन अब मैं थीटा लिख रहा हूँ, थीटा के टर्म्स में 1/π 0 से 2π का इंटीग्रल, गिवन फंक्शन को cos n थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो an मिलेगा, और f थीटा को sin n थीटा से मल्टीप्लाई करके यही कैलकुलेशन करोगे तो bn। तो मैं दोनों कैलकुलेशन एक साथ कर रहा हूँ, गिवन फंक्शन को cos n थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा, और गिवन फंक्शन को sin n थीटा से भी। अपॉन का मतलब ये डिवीजन नहीं है, एक साथ में दो कैलकुलेशन शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज दोनों अलग अलग चलनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये अपॉन कोई डिवीजन नहीं है, प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज दिस। थीटा ये है, ओमेगा ये है। थीटा के बजाय टी के टर्म में हम पीछे भी कर चुके हैं, पर अगर मैं टी के टर्म में इसे रिकास्ट करूँ, एफ टी, एफ ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, बट एफ टी, ओके, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से t, कॉस एन ओमेगा टी या साइन एन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके, और डी थीटा की जगह आएगा डी ओमेगा टी, ओमेगा बाहर, वो इस पाई को कैंसिल करके 2/t बनाएगा डी। ये फिर से वही चीज़ कीजिए, आपको ये फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूस हिस्सों में दिया है, तो इंटीग्रल को 3 पार्ट्स में ब्रेक करो, 0 से t/4, t/4 से 3t/4, 3t/4 से t। फर्स्ट क्वार्टर इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू -h/2 है, बाकी कॉस या साइन जो भी लिया है वो, ठीक है, कॉस लेंगे तो an मिल जाएगा, साइन लेंगे तो bn। हाँ, ये n = 1 2 3 के लिए है, 0 वाला हम अलग से निकाल चुके हैं, n 1 2 या 3 है या और है, तो ये दूसरे रीजन में फंक्शन +h/2 इस रीजन में, और तीसरे रीजन में -h/2। ये अगेन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, चलिए फिर भी मैं एक बार रीड करते हुए बोलते जाता हूँ, बट यू मस्ट डू इट योरसेल्फ। h/2 का फैक्टर सब जगह है, बाहर ले लिया, साइन सबके वहीं रहने दिया, इसके साथ माइनस साइन है, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस माइनस, कॉस का इंटीग्रल साइन, और टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो एन ओमेगा का फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा, 1/n ओमेगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, बाद में मैं इसे कॉमन ले लूँगा, बट पहले कॉस का इंटीग्रल किया तो साइन ओमेगा टी। और अगर साइन का करेंगे, अगर मैं bn निकाल रहा हूँ, अपॉन में जो टर्म लिखा हुआ है, जो अपॉन नहीं है एक्चुअली, साइन का इंटीग्रल करेंगे माइनस कॉस। तो डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों कैलकुलेशन मैंने इसीलिए एक साथ साथ की, लास्ट में जो चेंज आ रहा है वो केवल ये आ रहा है, यहाँ जहाँ जहाँ साइन मिल रहा है, इंटीग्रल तीनों जगह एक ही है, तो मिलेगा सब जगह साइन एन ओमेगा टी और एन ओमेगा का फैक्टर, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तीनों जगह। दूसरे केस में bn के केस में साइन की जगह माइनस कॉस, इसीलिए मैंने एक साथ कर लिया ये काम, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अभी चीज़ों को यहाँ कैंसिल भी नहीं किया है, तो an या bn जो भी आप निकाल रहे हैं, 1/n ओमेगा का फैक्टर भी कॉमन ले लें। अब यहाँ पे मैंने इस वाले एक्सप्रेशन में मैंने केवल an की वैल्यू लिखी है, bn को मैंने नहीं लिखा क्योंकि एक्सप्रेशन खुद ही लंबा हो रहा था। -1 का फैक्टर था, -h/2 से जो छूटा था, h/2 बाहर आ गया था, उसका -1। अपर और लोअर लिमिट रखी, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन था जो मिला था n ओमेगा स्मॉल t था, और लिमिट थी 0 से t/4, तो n ओमेगा t/4। फिर यहाँ भी साइन n ओमेगा t था, लेकिन एक लिमिट थी t/4 और एक 3t/4 स्मॉल t की जगह, और लास्ट इंटरवल में 3t/4 से लेकर t तक, वही ओके। तो सिंपल वो है, बट आपको साइंस के बारे में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, प्लस माइनस में ही गड़बड़ होती है, बाकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ओके। यूजुअली आपके लेवल पे जो फंक्शंस होंगे वो कांस्टेंट फंक्शंस ही होंगे, जिस रीजन में दिए होंगे यूजुअली कांस्टेंट होंगे, तो इंटीग्रेशन करना बिल्कुल ऐसा होगा। बट प्रॉब्लम जहाँ आती है जब आप प्लस माइनस साइन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो डू इट केयरफुली। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, bn के केस में, an/bn जिसे मैं लिख रहा था, bn के केस में साइन जहाँ जहाँ आ रहा है वो माइनस कॉस से रिप्लेस हो जाएगा। इसका असर क्या है, अगर आप भी इस तरह से जल्दीबाजी में रफ में कैलकुलेशन साइड में करना चाह रहे हैं, ओके, फेयर में तो आपको दोनों अलग अलग करने चाहिए, बट से रफ में, तो ये साइन 0 0 होता है, लेकिन कॉस वाले केस में ये टर्म cos 0 बनेगा, ये cos 0 0 नहीं होता है, 1 होता है, तो ये टर्म नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए दोनों कैलकुलेशन एक साथ आप चला सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके।
तो ये एक्स्ट्रा टर्म मैंने जस्ट यहाँ पे इसलिए नोट किया, इसके करस्पॉन्डिंग का मैंने टर्म नहीं लिखा, इसके करस्पॉन्डिंग का टर्म होगा साइन की जगह माइनस कॉस एन ओमेगा टी बाई 4, इसकी जगह माइनस कॉस एन ओमेगा 3t बाई 4 एंड सो ऑन। लेकिन बाकी मैंने लिखे, लेकिन इस वाले पॉइंट टर्म को मैंने यहाँ पे केवल इसलिए लिखा, ये टर्म आप ऐसा ना करें सीधे लिमिट रखते हुए हाँ ये जीरो है और बाद में आपको इसकी जगह का टर्म आप भूल जाएंगे अगर दोनों कैलकुलेशन एक साथ कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको ये कैलकुलेशन दोनों एक साथ करनी भी नहीं चाहिए, अलग अलग कीजिए, ओके। बट ईदर वे अब लास्ट में आपको ये भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा रिटर्न बैक। ओमेगा था 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो यहाँ आप देख रहे हैं ओमेगा इंटू कैपिटल टी का प्रोडक्ट आपको कई जगह दिख रहा है, ओमेगा कैपिटल टी, ओमेगा, इनफैक्ट यहाँ भी इसकी जगह आप फिर से 2 पाई सब्स्टिट्यूट कीजिए, ओके। तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनफैक्ट अब मैंने बाहर का ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इसको सिंप्लीफाई किया, 2 से 2 कैंसिल, एच अपॉन एन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी की जगह 2 पाई रख दें ये, और यहाँ कुछ टर्म सिमिलर भी आ रहे हैं, ये और ये टर्म सेम है और इनका साइन भी सेम है, साइन सेम क्लियरली चेक कर लें। इस रीजन में बाहर माइनस एच बाई 2 था, यहाँ प्लस एच बाई 2, इसलिए ये अपर लिमिट इस लोअर लिमिट को कैंसिल नहीं कर रही है दूसरे इंटीग्रल वाले को, ये इसके साथ ऐड अप हो रही है, ये टर्म दुगना हो रहा है, एन ओमेगा टी बाई 4 का दुगना हो रहा है, -1 यहाँ और यहाँ भी कोफिशिएंट -1, तो -2 टाइम्स साइन एन ओमेगा, और ओमेगा टी की जगह अगर मैं 2 पाई रखूँ तो 2 से 4 का एक फैक्टर कैंसिल, पाई बाई 2, अभी मैंने कैंसिल भी नहीं किया, ओके, एन बाई 4। ये दोनों टर्म्स जो हैं जिनको मैंने रेड से अंडरलाइन किया है ये दोनों इसके अंदर आ चुके हैं, ये एक साथ हैं। फिर ये साइन जीरो का टर्म अलग से, इसका कोफिशिएंट यहाँ माइनस और यहाँ -1 प्लस साइन जीरो, बी केयरफुल अपॉन साइन अबाउट द साइंस, ओके। ये दोनों टर्म भी सेम है, प्लस साइन एन ओमेगा 3t बाई 4 माइनस माइनस ये भी प्लस है सेम ट्वाइस इसका भी, एंड साइन एन ओमेगा टी जगह 2 पाई, बेसिकली ओमेगा टी की जगह 2 पाई रखा, बाकी आप मैथमेटिक्स जैसे भी करें प्लस माइनस है बाकी। अब मैंने फिर से दोनों एक्सप्रेशन एक साथ लिख दिए हैं। अब ऊपर की लाइन में क्योंकि मेरे पास केवल 4 टर्म बचे हैं, ए एन के लिए ये 4 टर्म्स हैं, बी एन के लिए साइन की जगह कॉस, और हर किसी में माइनस कॉस आना था तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, साइन की जगह कॉस, साइन की जगह कॉस, ए एन और बी एन के दोनों के एक्सप्रेशन ये रहे, ओके। अब ए एन को मैं अलग से इवेल्युएट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मुझे थोड़ा केयरफुल वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस इज़ एलिमेंट्री, लेकिन मैं जस्ट रिपीट क्योंकि इस तरह की चीज़ों की आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो किस तरह से केयरफुली आप कर सकते हैं, जस्ट कंसिडर दिस एज एन एग्जाम्पल। एच अपॉन 2 पाई एन, 2 साइन 3n पाई बाई 2, ये अब मैंने क्योंकि मैं केवल साइन सीरीज़ पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, तो साइन जीरो तो जीरो होता है और साइन 2n पाई भी जीरो होता है, एन चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, ओके। ये 2 पाई होगा या 4 पाई होगा या 6 पाई होगा या 8 पाई, साइन इन सारी लोकेशंस पे जीरो होता है। 2 पाई को आप इस तरह सोचना चाहिए, मैं तो माइंड में इस तरह से इमेजिन करता हूँ, ये एक्स वाई प्लेन में 2 पाई, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये जो टर्म है एन इंटीजर होना है, या 1 या 2 या 3, तो ये 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई बनना है इसने, तो साइन इन सारी लोकेशन पे मतलब साइन जीरो के बराबर है, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो। ये दोनों टर्म खत्म हो गए, तो आपको जिन टर्म्स की वैल्यू में इंटरेस्ट है वो केवल ये दो हैं। अब आप इसके आगे या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, लेकिन मैं ज़्यादा ट्रिवियल मेथड से कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। डायरेक्टली मतलब मैं एक बार n की वैल्यू 1 रखूँगा, एक बार 2, एक बार 3, फिर 4, 5 और पैटर्न देख लूँगा, बस इतना करूँगा। तो n की जगह अगर मैं 1 रखूँ, a1 कोफिशिएंट निकालने के लिए, an ये है, n की जगह 1 रखें, ओके। कॉस 1 ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट है a1, n की जगह 1 रखा, h अपॉन पाई, n की जगह 1, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2, वैल्यू रख दो। आपको बस एलिमेंट्रीली आपको यूजुअली इन्हीं जो वैल्यूज़ की जरूरत पड़ती है, साइन पाई बाई 2 कितना होता है, साइन पाई कितना होता है, 3 पाई बाई 2, यूजुअल एग्जाम्पल्स जो आपके पास होंगे। तो अगेन साइंस का ध्यान रखिए, प्लस माइनस में ही सारा कुछ छुपा हुआ है, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। साइन पाई बाई 2 1 होता है, लेकिन उसके बाहर खुद उसे सब्ट्रैक्ट कर रखा है, और साइन 3 पाई बाई 2 खुद -1 होता है, तो ये माइनस और -1 मिलकर -2 h अपॉन पाई। a2 आप निकालें, n की जगह 2 रखो, h अपॉन 2 पाई, ये फैक्टर, n की जगह 2 रखा, 2 से 2 कैंसिल, साइन 3 पाई, और यहाँ n 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई। साइन पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, हर लोकेशन पे साइन की वैल्यू 0 होती है, ओके। साइन फंक्शन इसी सर्कल के टर्म्स में, वैसे आपको पता है बट नथिंग गोज इन रिमाइंडिंग अगेन, इस लोकेशन और इस लोकेशन पे, इस लोकेशन मतलब 0, ये पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 0 और पाई लोकेशन, या 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई,
इन लोकेशंस पे साइन फंक्शन 0 होता है, जबकि कोसाइन फंक्शन इन लोकेशंस पे 0 होता है, π/2 और 3π/2 पे, और फिर उसमें फिर से और ऐड करो 5π/2, 7π/2 एंड 9π/2 एंड सो ऑन। ओके दिस, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए, तो अगर n की जगह हमने 2 रखा, ये 3π बना, पाई दोनों 0 हैं। इनफैक्ट यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, n अगर इवन है 2 या 4 या 6 या 8 इवन, तो यहाँ वो इवन वाला इस 2 को कैंसिल करेगा, तो π/2 का फैक्टर अब कंप्लीट पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। कंप्लीट पाई से मेरा मतलब है ये 3π में भी कन्वर्ट हो सकता है और 6π में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन होगा कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और ये भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, बशर्ते n अगर इवन है। n अगर इवन है 2 या 4 या 6 या 8, तो ये या तो ये टर्म पाई बन रहा है, या 2π बन रहा है, या 3π या 4π या 5π, और उन सारी लोकेशंस पे ये फंक्शन कितना होता है 0, और ऐसे ही ये भी कितना होता है 0। तो हमने a2 निकाला, लेकिन वहीं से मुझे ये भी क्लिक कर रहा है, अरे n अगर इवन होगा तो an 0 ही होना है, तो सारे an कोफिशिएंट्स अगर n इवन है तो कितना है 0। तो अब मुझे केवल a1 निकालना है, जो मैं निकाल चुका हूँ। a3 को निकालिए, n की जगह 3 रखिए, 9π/2 एंड ये बना, अगेन 9π/2 होता है 4π + π/2। दिस इज एलिमेंट्री स्कूल लेवल, बट यहीं गलतियाँ होती हैं, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ। 9π/2 इज़ बेसिकली दिस, 4π मतलब 2π + 2π, 2 राउंड पूरे कर दिए, तो ये 4π अनइम्पॉर्टेंट है। sin π/2 होता है +1, और यहाँ sin 3π/2 है, जो कि खुद -1 होता है और एक माइनस साइन बाहर है, ये प्लस बन रहा है। यहाँ ये इन दोनों का सम -2 बना था, यहाँ इन दोनों का सम +2 बन रहा है। अब आप इसके बाद इसी पैटर्न को एक आध टर्म्स तक और देखिए। a4 निकालने की जरूरत नहीं है, इवन सारे कोफिशिएंट 0 हैं। a5 आप निकालेंगे, आप देखेंगे हाँ ये बाहर का टर्म जितना भी बनता है, बाहर भी एक n है, 5 में ये 5 हो जाएगा, 7 में 7 हो जाएगा, लेकिन अंदर का टर्म a1 में -2 बना इन दोनों का सम, a3 में दोनों का सम +2 बना, फिर a5 में दोनों का सम फिर से -2 बनेगा, और a7 में फिर से +2। तो ये पैटर्न, अदरवाइज आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से देखिए और अगर कर सकते हैं, बट ये हमने निकाल दिए सारे के सारे an। कोसाइन सीरीज़ के एग्जिस्ट करती है, सारे के सारे an 0 नहीं है, केवल इवन वाले 0 हैं, तो a1 a3 a5 a7 है। a1 a3 a5 7 क्या है, कोसाइन सीरीज़ के कोफिशिएंट्स, cos n ओमेगा टी के, अब cos थीटा या cos t ना बोलें, cos n ओमेगा टी के कोफिशिएंट्स हैं। इसी के बजाय bn इसी एक्सप्रेशन पे लौटा, साइन की जगह माइनस वाला cos वाले टर्म्स। ओके, ये रहे cos में cos 0 1, और cos 2n पाई भी 1 होता है, n की जगह 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, इवन या ऑड n कुछ भी हो, ये 2π बनेगा, या 4π बनेगा, या 6π बनेगा, या 8π बनेगा, और उन सारी लोकेशंस पे cos कितना होता है 1। ये -1, ये माइनस बाहर से -1, और ये +1 कैंसल्स, केवल 2 टर्म, ये cos 3nπ/2 माइनस cos nπ/2। ओके, अगेन डू इट केयरफुली। अगर n ऑड है, मैंने इस तरह से किया है, तो दोनों टर्म्स किस तरह के हैं, अगर n ऑड है तो ऑड नंबर 2 को कैंसिल नहीं करेगा, तो ये क्या है, सम ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ओके, ये नंबर भी ऑड है, 3 भी ऑड है, और n अगर हम उस केस में देख रहे हैं जब n ऑड है, तो ये π/2 का कोई ऑड मल्टीपल है। और यहाँ तो दूसरे टर्म में आप इन दोनों टर्म्स को देखिए, cos का आर्ग्यूमेंट π/2 के अलावा एक जगह 3n है, एक जगह n है। अगर n ऑड है तो 3n भी ऑड होगा, और n तो ऑड है ही, तो मतलब ये दोनों टर्म्स किस नेचर के हैं, π/2 को हमने किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है, और cos सम ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हमेशा 0 होता है, π/2 3π/2 5π/2 7π/2 9, कुछ भी हो 0। तो अगर n ऑड है तो एक झटके में शो हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, दोनों टर्म कैंसिल नहीं हो रहे, दोनों सेपरेटली 0 हैं, ये 0 ये 0, ये पहले ही कैंसिल हो चुके हैं, तो bn कितना हो गया 0 अगर n। और फिर बचता है n = इवन केस। अगर n इवन है तो उस समय इस फर्स्ट वाले टर्म को देखो, cos 3nπ/2 को, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं nπ + nπ/2। ठीक है, अब हम उस केस की बात कर रहे हैं, ऑड वाला हो चुका है, n है इवन, इवन मतलब या तो 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा, ये जितना भी एंगल है, या तो उसमें 2π ऐड किया है, 2π मतलब एक कंप्लीट रोटेशन, या 4π, या 6π, या 8π, तो उस रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब बेसिकली इस टर्म की वैल्यू सिंपली किसके बराबर होगी, cos nπ/2 के बराबर। ये टर्म अगर n इवन है, n = ऑड में ये लॉजिक वर्क नहीं करेगा, n = ऑड में हमने दूसरी तरह से 0 शो किया, पर वो 0 है, पर n = इवन केस में ये टर्म फाइनली केवल cos nπ/2 के बराबर है, ट्वाइस, और ये भी उतना ही है, कैंसिल हो गए, इस समय 0 नहीं हो रहे हैं, इस समय कैंसिल हो रहे हैं, तो n अगर ऑड है तो कैंसिलेशन, बट स्टिल ओवरऑल कितना बना
तो एन चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, बी एन सारे के सारे कोफिशिएंट्स कितने हैं, जीरो, ऑल बी एन आर जीरो। ओके, डू दिस वेरी वेरी केयरफुली, यहीं गलती होती है, ये दिस इज वो स्टैंडर्ड गलती यहाँ होती है। तो अब की बार आपको साइन सीरीज नहीं मिल रही है। इस डिफरेंस को मैं पिछले वाले से चाहूँगा आप खुद भी कंपेयर करें। जब हमने इस वाले सिग्नल का एनालिसिस किया था, ये और ये एक ही चीज़ है, 2 पाई और टी वाला डिफरेंस भी बड़ा नहीं है, आप इस सिग्नल को भी जीरो से कैपिटल टी तक एनालाइज कर सकते थे, बट इस केस में आपको साइन सीरीज मिलती है, जबकि इस केस में साइन सीरीज नहीं मिल रही, केवल कोसाइन सीरीज मिल रही है। ये रहा आज का रिजल्ट, ये है अभी वाला, A0 और सारे बी एन कोफिशिएंट जीरो हैं। A0 को क्यों जीरो हुआ ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। बी एन कोफिशिएंट मैथमेटिकली जीरो मिले, और ए एन कोफिशिएंट जो मिले उनका नेचर ऐसा था, सब में 2h/5 का फैक्टर था, लेकिन पहले वाले में कोफिशिएंट -1 था, इन दोनों का सम -2 बना था अंदर के दो टर्म्स का, अगले वाले में वो प्लस हो गया था, लेकिन ये h/n पाई का फैक्टर डिनोमिनेटर में था, तो n जैसे जैसे बढ़ रहा है एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, ये अपॉन 3। जबकि पिछली बार जो रिजल्ट था इस वाले सिग्नल के लिए वो ये मिला था, h/2 वैल्यू थी, ये तो डीसी वैल्यू है, इसको तो हमने एडजस्ट कर दिया, -2h/पाई। ओके, एक माइनस साइन है इसके रिस्पेक्ट में, कॉस की जगह साइन थे, लेकिन पॉइंट देख रहे हैं आप, फ्रीक्वेंसी वही थी, ओमेगा ओमेगा 3 ओमेगा 3 ओमेगा 5 ओमेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज जरूर किया है, आप इसे इस तरह से सोचिए, पिछली बार ये ओमेगा का कंसेप्ट तो हमारे पास था ही नहीं, हम इसको थीटा के टर्म में लिख रहे थे, इनफैक्ट पिछली बार तक थीटा भी नहीं था, इस पूरे को थीटा की जगह हम टी लिखते थे, बट यू कैन सी द कंपैरिजन, फ्रीक्वेंसीज वही हैं, लेकिन हुआ क्या है, साइंस जो पिछली बार सारे के सारे साइन थे और सबका रिलेटिव साइन एक ही जैसा था, आप इस माइनस को अंदर लाएंगे तो सब माइनस बन जाएंगे, सबके साइन एक जैसे हैं, चाहे सबको प्लस मानो चाहे सबको माइनस मानो, सबके साइन एक जैसे हैं। लेकिन अब की बार साइन की जगह कॉस मिले, और कोसाइंस भी कैसे हैं, साइंस ऑल्टरनेटिंग है, ऑल्टरनेटिंग का मतलब इसका एम्पलीट्यूड एक डायरेक्शन में स्टार्ट हो रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड दूसरी डायरेक्शन में स्टार्ट हो रहा है, और इसका फिर से पूरा पहले वाले की डायरेक्शन में, और इसका फिर अपोजिट डायरेक्शन में। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पजल, ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं इसे नेक्स्ट एक लेक्चर में अलग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, देयर आर फ्यू अदर कंसेप्ट्स दैट आई हैव टू डील विद, बट होपफुली यू कैन टैकल इट योरसेल्फ, ट्राई टू सी, एक ही चीज़ की है। ओके, जिस सिग्नल को आप ये ना सोचे मैंने दो अलग अलग प्रॉब्लम्स अटैम्प्ट किए हैं, जो ये और ये, मैं दोनों को एक ही प्रॉब्लम मानूंगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 0 से 2 पाई वाला डिफरेंस भी हमने टैकल कर दिया, वो थीटा और उसमें था। आप इसे सोचिए, माना इसकी जगह कैपिटल टी होता, ठीक है, 0 से कैपिटल टी तक एक सिग्नल ये दे रखा है, और 0 से कैपिटल टी तक एक सिग्नल ये दे रखा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इस सिग्नल को h/2 नीचे खिसका रखा है, y एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट कर रखा है, और थोड़ा सी x एक्सिस के अलॉन्ग भी शिफ्ट कर रखा है, ये और ये एक ही सिग्नल है, इसमें और इसके रेस्पेक्ट में x और y एक्सिस में थोड़ा शिफ्ट है, जिसको आप कहते हैं मैथमेटिकली चेंज ऑफ ओरिजिन। इसमें ओरिजिन यहाँ पे, इसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखें, वो पुराना वाला पॉइंट, अगर मैं इस ग्राफ को पुराने वाले से मैच ज़बरदस्ती कराना चाहूँ तो वो पुराना वाला पॉइंट यहाँ पे ये था, आप देखिए ये पहले जो ओरिजिन आपका यहाँ पे था, अब आप उस ओरिजिन को यहाँ पे ले गए हैं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, आपने x और y दोनों डायरेक्शन में, जिसे हम ट्रांसलेशन भी कहते हैं फिजिक्स में, ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेशन किया है x और y मोशन एक्सेस में, उसका असर है। तो उसी असर के कारण साइन कॉस में बदल गए हैं या कॉस साइन में। लेट मी जस्ट राइट वन एक्सप्रेशन, और इसकी मदद से मैं चाहूँगा आप खुद ही इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आगे किसी एक्स्ट्रा लेक्चर में थोड़ा इस चीज़ को वो करूँ। साइन और कॉस होते क्या हैं? साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? मैं प्लस माइनस साइन पे यहाँ पे ध्यान नहीं दूंगा। और कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? π/2 ट्रांसलेशन है। साइन सिग्नल को थोड़ा ट्रांसलेट करके देखो तो कॉस नज़र आता है, और कॉस को थोड़ा ट्रांसलेट करके देखो तो साइन। मैंने यहाँ पे प्लस माइनस साइन का ध्यान नहीं रखा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस साइन भी आएंगे, बट वही चीज़ है। जिस प्रॉब्लम को आप एनालाइज कर रहे थे, आपने चेंज ऑफ ओरिजिन करके, ट्रांसलेट करके, थोड़ा ट्रांसलेट का मतलब ये शिफ्ट करके, खासकर टाइम एक्सिस की बात कर रहा हूँ, टाइम एक्सिस को थोड़ा शिफ्ट करके आपने प्रॉब्लम को एनालाइज किया, तो जो आपको साइंस नज़र आ रहे थे अब कोसाइंस नज़र आ रहे हैं, और ऑल्टरनेटिवली भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग।
बाकी मैं चाहूँगा आप खुद इसे थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज मैथमेटिकली तो यही करना है। मैथमेटिकली तो टास्क हम पहले भी कर चुके थे, नई तरह से प्रॉब्लम दी है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो भी हमने कर दिया। मैथमेटिकल एनालिसिस इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। पॉइंट इज़, डू यू अंडरस्टैंड ये क्यों हो रहा है कि स्क्वायर वेव के फूरियर एनालिसिस में एक तरह से किया तो साइन कंपोनेंट्स मिले और दूसरी तरह से किया तो कोसाइन कंपोनेंट्स मिले, ऐसा क्यों हो रहा है? सो यू मस्ट ट्राई टू सी, ठीक है, इसका प्रॉपर फिजिक्स का आंसर आप क्या देंगे, यू मस्ट बी एबल टू comprehend that, and with that I would like to conclude this lecture. Thank you everybody.